बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के खिलाफ एक करारदाद पास की है। आईनी और कानूनी हैसियत क्या है इस करारदाद की? एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, उसे माइनस कर दिया गया। क्या ऐसी पार्लियामेंट की कोई हैसियत है और ऐसी करारदादें क्यों पास की जा रही हैं? किस किस्म का खौफ है 13-14 जमातें के टोले को? इसकी मुकम्मल रुदाद आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि जब पार्लियामेंट में ये करारदाद पास की गई, उससे ठीक 1 घंटा पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर केपीके और पंजाब के इलेक्शंस को असूली तौर पर पेश किया जा सकता है? और शहबाज शरीफ क्या सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इससे पहले भी किया? इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं, एक हुक्मनामा आया, इसकी कहानी भी तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि एक करारदाद पास की गई और इसकी बाज़गश्त पिछले 24 घंटों से मौजूद थी कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ महाजराई करेंगे, हर्जा सराई करेंगे, इन जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा। और खालिद मक्सी साहब, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जिन्होंने इससे पहले भी इस हुकूमत को बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उनकी तरफ से ये करारदाद पेश की गई जो कसरत राय से मंजूर की गई, ऐसा पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिगर्स, व्यूअर्स कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। वो अराकीन जो मुनहरिफ थे, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ ऑपोजिशन बेंचेस पर बिठाया गया, जिनको लीड करें राजा रियाज साहब। क्या ऐसी पार्लियामेंट जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, उसे माइनस करके आप इसे पार्लियामेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि जो नुक्ता इस वक्त जेर बहस है हुकूमत के सामने और काबीना की मीटिंग्स के अंदर भी, सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि हम अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाजराई क्रिएट करेंगे तो लोग हमसे सवाल करेंगे और हमारे ऊपर तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है इस हर्जा सराई की बदौलत। लेकिन याद रखें, तौहीन अदालत तो आप तमाम लोगों पर लगेगी जब आप इस फैसले को मानने से इनकार करेंगे। करारदाद का मतन मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर आईनी और कानूनी सवालात का भी जायजा लेते हैं। करारदाद के मतन में कहा गया कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। मैं आपको इस मतन में आगे जाने से पहले एक बात जरूर आपके सामने रखूंगा कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस केस चलता है, तो क्या वो मुदाखलत नहीं थी? उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीख चीख कर कहती रही कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर किसी को इख्तियार नहीं है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को भी इख्तियार नहीं है कि वो इंटरवीन कर सके। आज ये वही चेहरे हैं, ये वही लोग हैं जो करारदाद पास करते हैं और माजी के उस फैसले को, जिसे वो उस वक्त दुरुस्त फैसला करार देते थे, आज उसी सुप्रीम कोर्ट को ये गलत करार दे रहे हैं एक करारदाद की शक्ल में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वफाक की इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए। देखें, मेरी बात याद रखें, आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर पर यकीन रखता है। आईन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह वो नुक्ता है जो उस वक्त हम चीख चीख कर कह रहे थे कि खुदारा कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसे मानो। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया, उस वक्त तो 13-14 जमातें जो हैं बहुत हंसी खुशी जो थे उसको तस्लीम कर रहे थे। ये वो नुक्ता था जो उस वक्त उठाया गया। आईने पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर पर बिलीव करता है और पाबंद करता है कि आपने अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करना है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रोका जा सकता है? पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की जाए और आप रोक लें,
یہی ایک واحد طریقہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ قانون سازی کرنی پڑے گی اور 2/3 اکثریت جو ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے امینڈمنٹ نہیں کی 184 کے معاملے میں، انہوں نے نئی قانون سازی کر دی ہے، اور اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تک وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ایوان سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے۔ ایوان دستور کے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے اثر نو تحریر کیے جانے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اور عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا۔ بہت خواہشیں آپ کی ایسی ہیں، لیکن یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیے کہ قراردادیں ایک خواہش ہوتی ہے، پارلیمنٹیرینز ان خواہشات کا اظہار جو ہے وہ قراردادوں کی شکل میں کرتے ہیں، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ ایک قرارداد پاس کیوں کی جا رہی ہے، میں آپ کو اس کی بھی کہانی سنا دیتا ہوں۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی آپ کے خلاف نہ ہو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کی کارروائی کے اندر کوئی جج جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس وقت حالات کیا تھے اور اب کیوں اس کو مانا نہیں جا رہا؟ دیکھیں جی، ایک تو اس وقت جنرل باجوہ تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پوری سپورٹ کر رہی تھی، قیدی وین جو ہے وہ باہر لا کر کھڑی کر دی گئی تھی، دھمکیاں مل رہی تھی کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اور تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اسد قیصر جو ہیں اس کی سب سے بڑی مثال ہیں جن کے اوپر پریشر آیا اور جن کو باقاعدہ وزیر دفاع صاحب جو ہے نا وہ لے کر پھر رہے تھے، اور وہ مجھے آج بھی وہ سین یاد ہے جب وہ لفٹ میں موجود تھے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا، تو اسد قیصر صاحب جو ہیں جن کے ساتھ وزیر دفاع موجود تھے اس وقت کے پرویز خٹک صاحب غصے میں بھی آگے اور انہوں نے 1-2 صحافیوں کو برا بھلا بھی کہہ دیا، یعنی انہیں باندھ کر وہ فیصلہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ اس وقت 13-14 جماعتیں ایک طرف کھڑی تھی، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی تھی، اور صرف مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس لیے یہ فیصلہ ہو گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج 13-14 جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور وہ 13-14 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے نا وہ اس لیے اسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے کہ کل کو اگر سپریم کورٹ کہے گی نا کہ ٹھیک ہے جناب کر لو، نہیں مانتے آپ کی بات، تو ایک جماعت کو اور ایک جماعت کے قائد کے خلاف کارروائی کرنا تو آسان ہوگا، یہاں پر توہین عدالت کیا 13-14 جماعتوں پر لگ جائے گی، یعنی ایک بڑا بحران جو پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے شہباز شریف ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کام کیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب پارلیمنٹ ہماری ہے اور وہاں پر ہم سب کو گالیاں بھی نکالیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، تو روک سکو تو روک لو، اور اسی لیے سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف اس قرارداد کو لایا گیا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ہوگا؟ جناب یہ بائنڈنگ نہیں ہے اور ہوگا کچھ نہیں۔ اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ کی قرارداد فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ بالکل نہیں بدل سکتی۔ آپ کو ریویو پٹیشن میں جانا ہے۔ خرم دستگیر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ آپ کا حق ہے نہ مانے، اور اس کا طریقہ کار لا کا جو روٹ ہے اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا، اور اس میں ریویو پٹیشن میں جا کر اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر پارلیمنٹ میں تنقید کی آئینی حیثیت کیا؟ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ڈیسک بجائیں، بیٹھیں، بات کریں، بحث کریں، یہ آپ کا حق ہے، پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن اس کے اوپر قانون سازی سے ہٹ کر بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے اور پابند کرتے ہیں وزیر اعظم کو، یہ قرارداد وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کو روک نہیں سکے گی توہین عدالت کی ان کے خلاف کارروائی سے۔ اور یہ بھی ایک اہم سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ اسمبلی میں کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ بھی تبدیل فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلہ ایک بائنڈنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے آئین کے اندر، اور 19ویں ترمیم کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے، اور 19ویں ترمیم میں باقاعدہ سپریم کورٹ پاکستان جس میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے بھی ایک بحث چلی تھی، تو اس وقت بھی یہ پیغام بھیج دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے ترمیم نہ کی تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو ول ہے نا، جو ریٹ ہے سپریم کورٹ کی، وہ تھوڑی سی کمزور ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ کیوں نظر آ رہی ہے اس کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز تقسیم نہ ہوتے تو جو مینڈیٹ 19ویں ترمیم کے وقت سپریم کورٹ پاکستان کے پاس تھا، وہی مینڈیٹ، وہی ریٹ جو ہے وہ اس وقت موجود ہوتی، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہونی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ تقسیم کرو اور رول کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو اہم نکتہ ہے نا ویورز، اگر آپ کو یاد ہو جنرل فیض کے متعلق خبریں لگوائی جاتی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نا خاموش تھی کہ جناب ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ حاضر سروس جنرل کے بارے میں مریم جو ہے وہ گفتگو کرتی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ خود ہی سب کچھ کروا رہے تھے،
और कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। आज कोई हिम्मत करे ना इस हुकूमत के अंदर से कि जनरल जो इस वक्त ISI के जनरल हैं उनके बारे में कोई बात करके देखे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सब जो हैं इस वक्त एक पेज पर मौजूद हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका एक अपनी पोजीशन है। आप करके देखिए उनके खिलाफ बात और आपको लग पते जाएंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ सलूक क्या करेगी। उस वक्त इसलिए सब कुछ किया जा रहा था, डिवाइड एंड रूल। एक जनरल हाजिर सर्विस जनरल है और जनरल बाजवा उनके खिलाफ बात नहीं करते थे, क्योंकि ये दूसरी पार्टी के साथ जाकर मिल गए कि इन्हें शायद एक्सटेंशन मिल सके। और वो जनरल फैज़ को जो है वो निशाना बनाते थे कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा सपोर्ट करते हैं। फिर एक इंतहाई आम सवाल है कि शहबाज शरीफ को ऐवान में हमायत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसीलिए हुई कि जनाब अगर मैं अकेला तनकीद करूँगा तो शायद मुझे जो है वो घसीट कर ले जाएं। कल को अगर पार्लियामेंट जहां पर ये बहस हो रही होगी और जहां पे ये फैसला आएगा, अगर तौहीन अदालत लगाई भी जाती है तो फिर हम एक दोबारा से महाज इन 6 जजेस के खिलाफ बनाएंगे कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस। उससे हमारी फेस सेविंग भी हो जाएगी और हमारा प्रेशर भी बिल्टअप होगा, क्योंकि कल को हमने इन्हीं जजेस को गलत साबित करके नवाज शरीफ की सजा को भी माफ करवाना है। एक प्रेशर होगा ना कि हम तो जब फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आप कहेंगे जनाब हम तो इनको नहीं मानते। तो ये इस वक्त पॉलिसी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपनाई गई। और फिर सबसे आम बात यह है कि जब ये करारदाद पास की गई उससे 1.5 घंटा पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाता है। आमतौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन अमूर पर बुलाया जाता है जिनका ताल्लुक डायरेक्टली रियासत पाकिस्तान की सालमियत के साथ होगा। फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक्शन है उसके ऊपर बुलाया जा सकता है। कोई मुल्क आपके हवाले से किस किस्म की पॉलिसीज रखता है और आपकी काउंटर पॉलिसीज क्या होंगी, आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं और बात करें। लेकिन एक घनौना मजाक किया गया है और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान की अदलिया को तकसीम किया और जजेस को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। इसीलिए वहां पर डिवाइड एंड रूल का जो खेल खेला जा रहा है ना, इसीलिए उसकी रिट जो है वो कमजोर हो गई है एज कम्पेयर टू फुल कोर्ट अगर इस मामले के ऊपर कोई फैसला आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की नहीं है, ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। जज 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, हर शख्स पर उसकी इज्जत करना फर्ज होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको फैसला पसंद नहीं आया और आप उस पर हमला कर दें। व्यूअर्स, 1.5 घंटे बाद कौमी सलामती यानी 1.5 घंटे का फर्क है और उससे पहले एक इजलास जो है वो बुलाया गया और ये इजलास कल होगा जिसमें आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इसके अलावा इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। आमतौर पर यह हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है जिसका इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें एक खत रखा और उसकी हकीकत जो है वो कौम के सामने एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आपने देखा कि उसके मीटिंग मिनट्स क्या थे, अमेरिका पाकिस्तान को क्या कह रहा था और यहाँ के हैंडलर्स जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे वो क्या कह रहे थे। जराए ये दावा करते हैं और बिल्कुल इसी तरह ही है, ये दावा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ही है कि सलामती कमेटी के इजलास में पंजाब और KP के इंतखाबात एजेंडे में शामिल हैं। भाई ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये जाति उमरा का कोई जमीन का टोटा नहीं है जिसके ऊपर आपने ये पूरी की पूरी पंचायत बुला ली है। ये पाकिस्तान है, इसके साथ खिलवाड़ मत करें। एक ऐसी असम्बली जिसमें लोगों को पैसे दे देकर आपने वफादारियां तब्दील की, राजा रियाज को टिकट की लालच देकर आपने ऑपोजिशन लीडर बनाया। किस तरह उस पार्लियामेंट का मॉरल वजूद जो है उस बुनियाद पर आप करारदादें पास कर रहे हैं, खुदा का खौफ खाएं और कौमी सलामती कमेटी को इस तरह कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। आज जजेस के हवाले से जो आवाज बुलंद हो रही है जानबूझकर हो रही है, इधर वाले कहते हैं कि वो वाले जजेस जो ठीक नहीं, उधर वाले कहते हैं कि ये जजेस ठीक नहीं, ये तफरीक पैदा की गई है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो हमारी बाकायदा बका की अलामत है, अब उसे भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में इंतखाबात होने हैं, KP में इंतखाबात होने हैं। ये जमहूरी हक है, पाकिस्तान की अवाम का जमहूरी हक है, उसे इंश्योर करना है। आईने पाकिस्तान की रूह से आपने वो हक देना है, लेकिन आपने उसे कौमी सलामती का मसला बना लिया। जिस तरह एक भगोड़ा लंदन में बैठकर कहता है ना कि मुल्क के अंदर महंगाई होने की बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच है। खुदा का खौफ खाएं। यानी इस मुल्क के अंदर ये हालात आ गए कि अगर आज यहाँ पर
पौंड का रेट ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह डार साहब और उनकी पॉलिसीज़ नहीं बल्कि 3 रुकनी बेंच का वो फैसला है जो इन्होंने पंजाब की आवाम को उनका हक जो है लुटाया। तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसलिए भी बुलाया जा रहा है, एक प्रेशर जो है वो डाला जाएगा और प्रेशर डालकर वो ये कहेंगे कि जनाब हमने तो आपको इससे पहले भी कह दिया था कि इन हालात में जब फौज के इदारे ने, कौमी सलामती कमेटी में मौजूद तमाम लोगों ने, वफाकी वज़रा ने ये कह दिया कि इन हालात में इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होता कौन है। तो व्यूअर्स, जो बुनियादी सवाल था कि कौमी सलामती कमेटी में सियासी एजेंडा कैसे लाया जा सकता है, ऐसे लाया जा सकता है कि उनके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इंतखाबात नहीं चाहते वो अब इकट्ठे हो गए हैं। और कल को आप देखेंगे कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया जारी होगा उसमें ये कहा जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वफाक और सूबों को लड़ाने की कोशिश के ये मुतरादिफ है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया, इसलिए हम इसे नहीं मानते। एक प्रेशर होगा ना, आपने करारदाद पार्लियामेंट में पास कर दी, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ही वाज़ेह है, इसके बावजूद कि कोई किसी की डोमेन में जाकर दखल अंदाजी नहीं करेगा और हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेगा, लेकिन वहां पे भी आपको लड़ाई नजर आ रही होगी। फिर आपने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी करवा दिया, फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हुकूमत जो इस वक्त खेल पेश कर रही है इदारों में, यानी अपने इदारों में जो कौमी इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, जिनका एक अपना मैंडेट है, वहां से बैठकर ये हमले किए जा रहे हैं। इसीलिए इसे सियासी एजेंडे के तौर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इक़्तिदार सलामती कमेटी इक़्तिदार ही है ना जी, कुछ लोग चाहते नहीं है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हों, तो उन्होंने एक अपनी रियासत बना ली है और इक़्तिदार इसे कहा जाए, उसको पाने के लिए सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। आर्मी चीफ को मुतराज़िम बनाने की कोशिश क्यों है? देखें, खान साहब ने एक बात कही और ये बहुत ही अहम नुकता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़े बनाने में पीटीआई के लेवल के ऊपर ये भरपूर कोशिश की है इन्होंने, नून लीग ने। कोई ऐसा हरबा नहीं है जो इस्तेमाल ना किया हो। बयानात की एक लंबी फहरिस्त है आर्मी चीफ के हवाले से, और आज भी वो बातें कही जाती हैं कि जब जनरल फैज़ गया तो फैज़ खत्म हो गया, आज तुम्हारा आर्मी चीफ नहीं है, किसी और का आर्मी चीफ है। और देखो आज भी इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ जो है वो आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला कर रहा है। ये तमाम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इसलिए खान साहब ने जो बात कही कि मुतनाज़े बनाएंगे, मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है, एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शायद इतना आसान नहीं होगा। आर्मी चीफ को जो मैंने कहा ना कि मुतनाज़े बनाएंगे, कोई ना कोई तो उठ के कहेगा ना पीटीआई में कि जनाब कौमी सलामती कमेटी इस मकसद के लिए नहीं थी, कौमी सलामती कमेटी भी इन्होंने अपने घर की एक जागीर बना ली। आप देखें कि पार्लियामेंट कितनी कमज़ोर पार्लियामेंट है, बदनसीब पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कमज़ोर और बदनसीब और यतीम पार्लियामेंट के जिसमें 50% लोग मौजूद ही नहीं है, स्टेक होल्डर्स ही नहीं और फैसले करते हैं। इस पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। 90% जो वक्त है ना वो इमरान खान पर बात करने में लोग गुजार देते हैं। और जो लगारी साहब है, मोहसिन लगारी साहब, उन्होंने बाकायदा कह भी दिया कि खुदा के लिए आगे बढ़ो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये तुम जो करने जा रहे हो ना, ये कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं होगा और हमारे लिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ऐवान के अंदर 90% वक्त जो है वो ज़ाया किया जाता है, इमरान खान के अलावा एजेंडे पर और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, हुकूमतें ऐसे नहीं चल सकती। कितनी देर तक आप चीज़ों को रोकेंगे, कितनी देर तक? एक दिन आपको ज़रूर जो है इलेक्शन की तरफ लौट कर जाना पड़ेगा, लेकिन व्यूअर्स हालात ऐसे हैं कि इस वक्त लग नहीं रहा कि इलेक्शन जो हैं इनकी मर्जी और इनकी वक्त के मुताबिक जो होंगे। अच्छा, इन्होंने ना एक और बात भी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला किया, हम इस पर तनकीद कर रहे हैं। ऐवान की 90% कार्रवाई इमरान खान पर तनकीद पर मबनी है। इमरान ऐवान में नहीं फिर भी असाब पर सवार है। जनाब बिल्कुल ठीक कहा है आपने और मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। ताल्लुक़ आपका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन आज आपने 100 आने जो बात है वो दुरुस्त कही। और व्यूअर्स आपको बता दें कि इन हालात के अंदर हर इदारे को सोच समझ कर अपनी अगली मूव जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फैसले और रिट नहीं कायम कर सकेंगे ना तो लोग फिर सड़कों पर आएंगे, लोग फिर हर वो बात करेंगे जिसकी पर्दादारी थी वो पर्दे उठ जाएंगे और फिर किसी को कोई लिहाज नहीं होगा और ये एक ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए होगी। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि एक सवाल है और तमाम लोगों के समझने के लिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। याद रखिएगा कि पार्लियामेंट की एक अपनी जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट की एक अलग जुरिस्डिक्शन है, यानी उनका अपना दायरा इख्तियार है।
فل کورٹ کے لیے آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آپ ایسی کاروائی کریں لیکن فل کورٹ کو ڈکٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر آئین بھی خاموش ہے اور یہ آپ کا اختیار یا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو دو نقطے بہت ہی اہم ہیں کہ پارلیمنٹ اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں کا ایک ترجمان کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ پارلیمنٹ پاکستان کی عوام کی ترجمانی نہیں کری بلکہ یہاں سے وہ لوگ جو 13-14 جماعتوں کے سرکردہ ہیں، لیڈرز ہیں، یہ ان کی ترجمانی کر رہی ہے. اور جو انتہائی اہم نقطہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، اگر سپریم کورٹ پاکستان اکٹھی ہو جائے نا اور ججز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو شاید کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی بات جو وہ کر سکتا، کیونکہ وہاں پر بہت ہی زبردست قسم کی ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے لائن آف کنٹرول کا باقاعدہ جو ہے وہ دورہ کیا ہے ایل او سی کا، اور انہوں نے جتنی بھی فارمیشنز جو آپریشنل تیاریوں پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلہ برقرار رکھنے پر افسران اور جوانوں کو سراہا. آرمی چیف نے جوانوں کو مستعد رہنے اور لگن اور خلوص کے ساتھ فرائض کی ادائیگی پر زور دیا. پاک فوج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. پاک فوج یو این قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کا حل چاہتی ہے. پاک فوج کشمیریوں کی منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے. میں ان کے ساتھ اس بیان کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں انہیں یہ بھی کہوں گا کہ خدارا ملک کو اس بحران سے نکالیں. لوگ آپ کا نام استعمال کر کے اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے طول دے رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. کروا دیں الیکشن، 2 صوبوں میں انتخابات ہو جائیں گے، یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، عوام کے لیے بہت بہتر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت، یعنی یہ میرا سوال جو ہے یہ پاکستان کے تمام لوگوں سے ہے، تمام اداروں سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر کوئی عمران خان کو اس سیاست سے مائنس کر سکتا ہے، عمران خان کے ووٹر کو مائنس کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی خام خیالی ہے. اور یہ آپ کے سرویز سے نا انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی کہ ان حالات میں انتخابات کروائے گئے تو کون جیتے گا؟ عمران خان جیتے گا، کوئی نہیں روک سکتا. پھر ویورز، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کل جو سٹیٹسٹکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اقوام متحدہ نے یہ شیئر کیے ہیں کہ پاکستان میں 60% سے زائد جو آبادی کا تناسب ہے وہ 30 سال کی ایج بریکٹ ہے، اور 30 ایئرز کا جو ووٹ بینک ہے نا وہ عمران خان کا. اس کو آپ کیسے بدلیں گے؟ اس ووٹ بینک کو آپ کیسے مائنس کریں گے؟ وہ لوگ جو ملک میں رہنا نہیں چاہتے، وہ پاکستان میں صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے اور تمام قوتوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. ویورز، یہ آج کا شو تو ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے